देश की राजनीति में यूं तो परिवारवाद का आरोप बहुत सारे परिवारों पे लगता है, लेकिन केंद्र में हमेशा राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार ही बना रहता है। बिहार की राजनीति में लालू यादव का परिवार बना रहता है, हालांकि चिराग पासवान भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, और देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे परिवार हैं जिसके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है, एक दो फैमिली नहीं है, कम से कम 50 फैमिलियां ऐसी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार की राजनीति में, बिहार में सबसे पहला बार किसके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा होगा? बिहार की राजनीति में परिवारवाद के जनक का आरोप एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर लगा है जो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से एकमात्र हिंदू सांसद हैं आज तक। पिछले 75 सालों के इतिहास में एकमात्र हिंदू सांसद जो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से हैं, उन्हीं के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा था। और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पे 67% मुस्लिम आबादी है। ये नेता खांटी समाजवादी थे, क्रांतिकारी थे, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोगों के संगठन में काम कर चुके थे, गांधी के साथ भी काम किए थे, जेपी के साथ भी काम किए थे, लोहिया के साथ भी काम किए थे, भूमि सुधार में भी काम किए थे। लेकिन उसके बाद फिर एक गलती कर बैठते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा दे बैठते हैं। जिस साल ये खुद किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनते हैं, जीतते हैं वो चुनाव, उसी साल अपनी पत्नी को किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना देते हैं और उसके साथ साथ अपने एक और करीबी को पड़ोसी जिले से विधायक बना देते हैं। जब किरकिरी शुरू हो गई तो संभाल नहीं पाए। पहले तो अगले लोकसभा चुनाव में यानी कि 1971 के लोकसभा चुनाव में सांसदी का टिकट गवा दिया। उसके बाद फिर वो विधायकी का चुनाव भी हार गए, पत्नी भी हार गई। इनकी पत्नी भी जो थी वो भी रिकॉर्डधारी थी। इनकी पत्नी किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से आखिरी हिंदू विधायक थी। बीजेपी आंदोलन के दौरान अपनी निष्ठा और अपने कर्तव्य का, पार्टी के प्रति कर्तव्य का बार बार प्रमाण देते रहे, जेल गए, सब कुछ किया। और उसी प्रयास में ये 1977 का लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको पार्टी, जेपी की पार्टी टिकट नहीं देती है, जबकि ये ताकतवर होते हैं, ना तो इनको देती है ना इनको पत्नी को देती है। इस तरह से एक प्रखर समाजवादी नेता का अंत परिवारवाद के दाग के साथ ही खत्म हुआ और बिहार की राजनीति में पहले नेता ये बने जिनके ऊपर ये आरोप लगा कि ये परिवारवादी हैं। लालू यादव के ऊपर तो बहुत बाद में लगेगा। ये बात मैं कर रहा हूं लखनलाल कपूर की, उनकी पत्नी सुशीला कपूर की। लखनलाल कपूर पहली बार 1957 में बिहार विधानसभा में चुनाव में जेपी की पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़े थे। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से नहीं लड़े थे, बल्कि उसके पड़ोसी बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे और जीते भी थे। अगला चुनाव यानी कि 1962 का बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार से ये मात्र 2514 वोटों से हार गए थे। 1962 में लखनलाल कपूरी लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में भी वो चुनाव हार गए थे। जीत हुई थी कांग्रेस के मोहम्मद ताहिर की और दूसरे नंबर पर रहे थे बाकई मंडल, स्वतंत्र ये लड़ रहे थे और 24.67% वोट के साथ लखनलाल कपूर तीसरे नंबर पर रहे थे और 7.4% वोट के साथ जनसंघ के उम्मीदवार विश्वनाथ मिश्रा चौथे नंबर पर रहे थे। बाकई मंडल स्वतंत्र थे। इसलिए इसके पहले यानी कि 1957 के लोकसभा चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का एक उम्मीदवार जो था वो मुसलमान था, खलीलुर रहमान, जो कि चुनाव लड़े थे, लेकिन वो भी तीसरे नंबर पे ही रहे थे और इनको कपूर जी से कम वोट परसेंटेज आया था। इसलिए जब 1967 का फिर से लोकसभा चुनाव होना शुरू हुआ तो 1967 के लोकसभा चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, जेपी ने इन्हीं को टिकट दिया क्योंकि इनको ज्यादा वोट मिला था मुसलमान उम्मीदवार से भी। साल 1967 के बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही साथ हुआ था, जैसे कि पहले हो रहा था 62 में, 57 में, हर जगह हमेशा। लखनलाल कपूर दोनों चुनाव लड़े, लोकसभा भी विधानसभा भी, और दोनों जीत गए। लोकसभा चुनाव भी वो जीते और विधानसभा चुनाव भी जीते। लोकसभा चुनाव वो 34,283 वोट से जीते और विधानसभा चुनाव किशनगंज से ही 11,613 वोटों से जीत गए। उस दौर में इतने वोटों के अंतर से चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। पूरे सीमांचल में इससे ज्यादा वोटों के अंतर से सिर्फ अररिया लोकसभा क्षेत्र में और फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत पाया था। ये दूसरे नंबर पर रहे थे लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी, सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले। इस चुनाव में लखनलाल कपूर का डंका बज गया था पूरे सीमांचल में कि हिंदू होते हुए कैसे किशनगंज से चुनाव जीत गया, और इस डंके का पूरा फायदा भी उन्होंने उठाया और प्रयास भी किया लखनलाल जी ने। क्योंकि इस चुनाव में ये किशनगंज लोकसभा और विधानसभा दोनों से चुनाव जीते थे, तो इसलिए इन्हें एक सीट या तो लोकसभा छोड़ना था या फिर विधानसभा छोड़ना था। तो कोई भी व्यक्ति लोकसभा के सामने विधानसभा ही छोड़ेगा,
तो इन्होंने विधायकी की सीट छोड़ने का फैसला किया। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से सीट से इन्होंने छोड़ तो दिया, लेकिन इन्होंने उपचुनाव में, जब इन्हें हटने के बाद उपचुनाव होने लगा, तो अपनी पत्नी सुशीला कपूर को यहां से खड़ा कर दिया, और वो भी अपनी ही पार्टी से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, और वो चुनाव जीत भी गई। लेकिन इसके बाद किरकिरी शुरू हो गई, इनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगने लगा, इनके सहारे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगने लगा, उसके सहारे जेपी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगना शुरू हो गया। जो जेपी इंदिरा गांधी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रही थी, वो इनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगना शुरू हो गया। किरकिरी के बावजूद 1969 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से इन्होंने अपनी पत्नी को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से ही टिकट दिलवा दिया, क्योंकि अभी तक जेपी आंदोलन बहुत तेज नहीं हुआ था। लेकिन इस बार वो फिर से चुनाव हार गई, और हारी भी इतने वोट से कि जो विजेता थे उसका आधा वोट भी इसे नहीं मिला, यानी कि सुशीला जी को, यानी सुशीला कपूर को आधा वोट भी नहीं मिला था विजेता से। विजेता रफीक आलम को मिला था 17,999 वोट, और सुशीला कपूर को मिला था मात्र 8,322 वोट। अगले लोकसभा चुनाव में लखनलाल कपूर का टिकट काट दिया गया, क्योंकि अगला लोकसभा चुनाव होता है 1971-72 में, तब तक जेपी आंदोलन हो चुका होता है शुरू। आरोप बहुत विवादित हो गया था तब तक। जब इन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए, विद्रोही प्रवृत्ति के दिखे। हालांकि ये तीसरे नंबर पर रहे उस निर्दलीय लड़ने के बावजूद, लेकिन इनकी पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जेपी की पार्टी जो थी, उसके उम्मीदवार इनसे 7 गुना कम वोट लाए थे। यानी कि इनकी पार्टी, जेपी की पार्टी के उम्मीदवार से 7 गुना ज्यादा वोट लाए थे, जबकि इनको टिकट नहीं दिया गया था। मतलब साफ था कि किशनगंज में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में लखनलाल कपूर को इग्नोर नहीं किया जा सकता था, और यही कारण था कि परिवारवाद का इतना बड़ा आरोप लगने के बाद, उनका टिकट काटने के बावजूद 1972 का जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने लगा, तो फरवेशगंज विधानसभा क्षेत्र से इन्हें और किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से इनकी पत्नी को टिकट दे दिया उसी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, जेपी की पार्टी ने। लेकिन इस बार ये चुनाव फिर से हार गए, ये भी हारे और इनकी पत्नी सुशीला कपूर भी हार गई, दोनों चुनाव हार गए। और हार भी ऐसी थी कि चौथे नंबर पर चले गए थे। ये लखनलाल कपूर के पतन का दौर था। इसके बाद इंदिरा विरोधी आंदोलन जैसे जैसे तेज होगा, वैसे वैसे कपूर का राजनीतिक हैसियत और भी कमजोर होगा। इंदिरा विरोधी जेपी आंदोलन में लखनलाल कपूर ने बहुत मेहनत किया, जेल भी गए, अपने ऊपर परिवारवाद के दाग को धोने का हर संभव प्रयास इन्होंने किया। 1977 में ना तो उनकी पत्नी को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए दिया गया, टिकट दिया गया जेपी की पार्टी से, यानी कि जनता पार्टी जब अलायंस बन चुका था, और न ही लोकसभा चुनाव लड़ने का इनको मौका दिया गया। यानी कि जेपी किसी भी कीमत पर परिवारवाद से समझौता नहीं करने को तैयार थे। जेपी की पार्टी यानी कि जनता पार्टी ने उन दोनों को टिकट देने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो जेपी आंदोलन कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, नेहरू के खिलाफ परिवारवाद के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, वो किसी नैतिक मूल्य से लखनलाल कपूर को या फिर उनकी पत्नी को टिकट कैसे दे सकती थी, जिन्हें बिहार की राजनीति में जिनके ऊपर परिवारवाद का जन्म देने वाला जनक माना जाता है। इसके बाद लखनलाल कपूर, हालांकि उस चुनाव में ये न तो इन्होंने विद्रोह किया पार्टी के खिलाफ और न ही लड़े ये, हालांकि ये जेपी आंदोलन में इसी उम्मीद से थी कि मैं आंदोलन में रहूंगा तो मुझे टिकट मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। इसके बाद लखनलाल कपूर को कोई भी पार्टी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दी 1989 तक। 1989 में इन्हें मृत्यु शैया पर लेटे हुए जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। जनता पार्टी का मतलब 1989 में जनता दल बन चुका था और जनता पार्टी का कोई हैसियत नहीं बचा था, तो जनता पार्टी ने इनको टिकट दे दिया 1989 में। उसके पहले कोई भी पार्टी इनको टिकट देने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि कोई भी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जो आंदोलन कर रही थी, कांग्रेस विरोधी थी या अल्टरनेटिव कांग्रेस की थी, वो किसी भी परिवारवादी व्यक्ति को जगह नहीं दे रही थी अपनी पार्टी में। वो चुनाव लड़े 1989 का, जनता पार्टी पे लड़े और चौथे नंबर पे रहे, और फिर कभी दोबारा ये चुनाव नहीं लड़े। इनकी पत्नी भी कभी भी दोबारा चुनाव नहीं लड़ी। इस तरह से किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से पहले और आखिरी हिंदू सांसद के साथ साथ इनकी पत्नी भी किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की आखिरी हिंदू विधायक रही। 1970 के दशक से लेकर के आज तक किशनगंज से न तो कोई हिंदू सांसद बन पाया है और न ही कोई हिंदू विधायक बन पाया है किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से। और बने भी कैसे, जब किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 67% आबादी या वोटर सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन सवाल तो यह भी बनता है कि किशनगंज में 67% आबादी मुस्लिम की तो तब भी थी
जब 1967 में लखनलाल कपूर किशनगंज से सांसद बने थे। तो फिर वो कैसे बन गए थे जब 67% मुस्लिम आबादी थी? इसका जवाब ये है कि 1960 और 1970 के दशक के दौरान किशनगंज में हिंदू मुस्लिम वोटरों के धर्म के आधार पर बांटने का पहला प्रयास शुरू हुआ था। धर्म के आधार पर उस समय वोट मांगा गया था। भारतीय राजनीति में भारतीय जनसंघ ने किशनगंज को प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करने का हर संभव प्रयास किया कि कैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सभी हिंदुओं को एकजुट किया जा सके, ताकि एकजुट होने के बाद हिंदू क्या पता अगर एकजुट हो जाए तो वहां से भी जीता जा सके। वो प्रयास एक नजर से सफल भी रहा और एक नजर से विफल भी रहा। सफल इस नजर से हुआ कि किशनगंज के सहारे जनसंघ पूरे बिहार और पूरे बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड है या फिर बंगाल है, वहां के वोटरों को धर्म के आधार पर, या फिर यूपी के वोटर है वहां के वोटरों को धर्म के आधार पर वोट करवाने का प्रयास धीरे धीरे करने का सफल शुरू कर दिया था। विफल सिर्फ इतना हुए कि किशनगंज में आज तक कोई भी हिंदू दोबारा सांसद नहीं बन पाया या न ही कोई विधायक बन पाया। हालांकि जनसंघ का जो उम्मीदवार था वो दूसरे नंबर पे रहा है 1972 के लोकसभा चुनाव में। साल 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ करके, बीजेपी को छोड़ करके महागठबंधन आरजेडी के साथ चले गए थे बिहार में और सरकार बना लिए थे, तो उसके बाद फिर जिस ताबड़तोड़ ढंग से अमित शाह सीमांचल का दौरा कर रहे थे, उससे तो ऐसा लगने लगा था कि भाजपा फिर से सीमांचल को अपनी राजनीति का प्रयोगशाला बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये प्रयोगशाला कुछ विशेष कर पाती उससे पहले ही नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ गए अभी जनवरी 2024 में। और संभवतः नीतीश कुमार के एनडीए में रहते हुए भाजपा ये प्रयोग करने का हिम्मत नहीं कर सकती है, क्योंकि कुछ भी हो नीतीश कुमार की छवि सेकुलर वाली है। वो कुछ भी दंगा और इस तरह का काम हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे अपने प्रदेश में, और वो भी तब जब बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ आप भी, ऐसी खबरें आपको बहुत कुछ देती रहेगी। नमस्कार।